हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल लर्निंग स्टेट क्राफ्ट। क्लास शुरू करने से पहले प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। इससे पहले हमारी एक क्लास और हुई है जो हमारी फर्स्ट क्लास थी, जिसमें हमने हमारा पेपर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स स्टार्ट किया था, जिसमें हम थ्योरीज एंड मेथड इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को कवर अप करेंगे। हमने हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था थ्योरी, इंस्टीट्यूशंस एंड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, जिसमें हमने मीनिंग एंड एम्स ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स किया था और इंस्टीट्यूशंस को कवर अप कर लिया है। आज हम उसके आगे के टॉपिक को कवर अप करेंगे। तो लेट्स बिगिन द क्लास। आज का हमारा पहला टॉपिक है न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म। न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म को अगर हम देखें तो आज के हमारे कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में जो हमारी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का एरिया है वो बहुत वास्ट हो गया, बहुत फैल गया। हम इसे सोशल साइंस में पढ़ने लगे हैं, जैसे हम हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं, सोशियोलॉजी में पढ़ने लग गए हैं। तो इसका एरिया जो है वो बहुत वास्ट हो गया है। तो इस स्टडी को जो हम क्या कहते हैं अलग अलग डिसिप्लिनरी में पढ़ रहे हैं, इसके लिए एक न्यू टर्म का इस्तेमाल किया गया और वो टर्म है हमारी न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म। इसमें हम हमारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस का क्या इम्पैक्ट जो है वो ह्यूमन बिहेवियर पर पड़ता है या उनके डिसीजन मेकिंग पे पड़ता है, इसकी स्टडी करते हैं। और इसका एग्जांपल हो सकता है जिस तरीके से हमारे न्यायपालिका है वो कानूनों द्वारा जो है हमारे व्यवहार को प्रभावित करती है, हमारे व्यवहार को निर्धारित करती है, बाधित करती है, उस पर लिमिटेशंस लगाती है। उसी तरीके से जैसे हमारे धार्मिक इंस्टीट्यूशंस हो गए, वो हमें आध्यात्मिकता की शिक्षा देते हैं, नैतिकता की शिक्षा देते हैं, धार्मिक ज्ञान देते हैं, उससे हमारा व्यवहार जो है वो प्रभावित होता है। न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म को समझने के लिए हमारे पास 3 तरीके के थॉट्स हैं, विचारधाराएं हैं, जिनसे हम न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म को समझ सकते हैं। जैसे हमारे पास है रैशनल चॉइस इंस्टीट्यूशनलिज्म, कल्चरल इंस्टीट्यूशनलिज्म और स्ट्रक्चरल इंस्टीट्यूशनलिज्म, जिसे हिंदी में कहते हैं तर्क संगत विकल्प संस्थागतवाद, सांस्कृतिक संस्थागतवाद और संरचनात्मक संस्थागतवाद। तो आज जो हम टॉपिक कवर अप करेंगे वो है हमारा रैशनल चॉइस इंस्टीट्यूशनलिज्म। कह रहे रैशनल चॉइस इंस्टीट्यूशनलिज्म क्या है? ये एक ऐसी विचारधारा है जिसमें कोई भी व्यक्ति जो है वो हमेशा उसी चीज़ का चयन करेगा, उसी चीज़ को चूज करेगा जहाँ पर उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगा, प्रॉफिट होगा। वो ये सोचेगा हमेशा कि उसको किसी भी चीज़ के लिए कॉस्ट कम देनी पड़े, लागत कम लगानी पड़े, लेकिन उसको बेनिफिट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। इस विचारधारा को कहा जाता है रैशनल चॉइस इंस्टीट्यूशनलिज्म। एग्जाम्पल के तौर पे अगर समझें, मान लो आप मार्केट में जाते हो और आपको कोई ड्रेस पसंद आ जाती है जो कि आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, तो आपने डिसाइड किया कि मार्केट में पहले हम घूमते हैं, क्या पता हमें इस तरीके की कोई और यही ड्रेस क्या कहते हैं सस्ते रेट पर कहीं और दुकान पर मिल जाए, या फिर इसके अलावा कोई और ऑप्शन मिल जाता है तो हम वहाँ से ले लेंगे। और आप मार्केट घूम रहे थे, तभी आपने क्या देखा कि सेम ड्रेस जो है वो सेल में लगी हुई है ना। अब आप क्या करोगे, उस दुकान में ज़्यादा पैसे पे करने की बजाय आप सेल में से उसी सेम ड्रेस को सस्ते रेट पर खरीद लोगे। अब यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे आपका कॉस्ट भी कम लगा और बेनिफिट भी आपको पूरा मिलेगा। अगर आप वही ड्रेस दुकान से खरीदते तो आपको कॉस्ट ज़्यादा लगती, बेनिफिट सेम ही रहता है ना। तो यहाँ पे रैशनल चॉइस इंस्टीट्यूशनलिज्म में क्या होता है कि हमेशा जो इंडिविजुअल है वो वही चॉइस बनाता है जहाँ पर उसको बेनिफिट ज़्यादा हो। अब यहाँ पर इंडिविजुअल को सेल से कपड़े खरीदने में बेनिफिट ज़्यादा है, इसलिए वो सेल से खरीदेगा बजाय कि वो शॉप से उस सेम कपड़े को खरीदे और उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करे। तो यहाँ पे कम इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा प्रॉफिट है, तो इसे हम कहते हैं रैशनल चॉइस इंस्टीट्यूशनलिज्म। इसमें इसका सेंट्रल आइडिया क्या है
कह रहे यहाँ पे जो इंडिविजुअल है ना, वो हमेशा वही चॉइस बनाएगा जहाँ पर उसको अपने पर्सनल गोल्स को फुलफिल करके अपने गोल्स और अपने इंटरेस्ट को पूरा करने का पूरा मौका मिल जाए, है ना। जैसे अगर हम पॉलिटिकल सिस्टम में बात करें, हमारा इंडिविजुअल का वोटिंग बिहेवियर है, वो कैसे है, हम उसी कैंडिडेट को जिताने की कोशिश करते हैं जो कैंडिडेट हमारे हित के लिए, हमारे बेनिफिट के लिए हमारे काम करेगा। अब हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी है, बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव्स खड़े होते हैं इलेक्शन में, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, हम उसमें से एक को जिताते हैं। और वो एक किस आधार पर जीतता है कि उसके जो हमारे मैनिफेस्टोज हैं, उसके जो काम हैं, वो हमारे बेनिफिट के लिए, हमारे हित के लिए अच्छे हैं, इसलिए हम उसे वोट देकर जिताते हैं, है ना। तो यहाँ पर हर एक इंडिविजुअल जो है वो अपने पर्सनल गोल को फुलफिल करता है कि उसको कीमत कम से कम देनी पड़े और प्रॉफिट उसको ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। तो उस तरीके से इंडिविजुअल जो है काम करता है रैशनल चॉइस इंस्टीट्यूशनलिज्म में। इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो इम्पॉर्टेंट क्यों हैं? कोई भी इंस्टीट्यूशन होता है वो क्या करता है, एक ह्यूमन बिहेवियर को निर्धारित करता है, उसको किस तरीके से बिहेव करना ये उसको सिखाता है। जैसे अभी हमने पीछे ट्रैफिक रूल्स वाला एग्जाम्पल देखा है ना, किस तरीके से ट्रैफिक रूल्स एक ह्यूमन बिहेवियर को गाइड कर रहे हैं। उसी तरीके से हर इंस्टीट्यूशन जो होता है वो ह्यूमन बिहेवियर को, उनके डिसीजन मेकिंग को जो है प्रभावित करता है। इसलिए रैशनल चॉइसेस में हमारे पास इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। जब हमारे पास चॉइसेस होंगी तभी तो हम एक चूज कर पाएंगे ना उसमें से। तो जब हमारे पास वैरायटी ऑफ इंस्टीट्यूशन है तो हमारे लिए कौन सा इंस्टीट्यूशन ज़्यादा बेहतर है हम तभी चूज कर पाएंगे। इसलिए रैशनल चॉइस इंस्टीट्यूशनलिज्म में इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है, मैटर करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमें कोई बैंक इन्वेस्टमेंट करनी है तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि 5 बैंक हैं, उन 5 में से कौन सा बैंक हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देगा, हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे। जहाँ पर हमें इन्वेस्ट करने पे सबसे ज़्यादा ब्याज मिलेगा, कहीं पे 2% मिल रहा है मान लो, कहीं पे 3% मिल रहा है, कहीं पे 4 मिल रहा है, कहीं पे 6 मिल रहा है, कहीं पे 8 मिल रहा है, तो हम इन्वेस्टमेंट अपनी 8% वाले जो हमें क्या कहते हैं प्रॉफिट दे रहे हैं, ब्याज दे रहे हैं, हम वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि हमें वहाँ पे इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है। तो हमेशा इंडिविजुअल वही चॉइसेस बनाता है जहाँ पर उसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो मिलता है। इसलिए क्या कहते हैं रैशनल चॉइस इंस्टीट्यूशनलिज्म में इंस्टीट्यूशंस जो हैं, रैशनल चॉइस इंस्टीट्यूशनलिज्म में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रॉन्ग एंड वीक रैशनल चॉइस। स्ट्रॉन्ग रैशनल चॉइस क्या होती है, वो चॉइस जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट देने वाली है ना, जिसका जो चॉइस आपने आज ली है वो आज तो आपको बेनिफिट देगी ही, साथ के साथ आपको इन फ्यूचर में भी बेनिफिट देने वाली है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें, इंडिया जो है वो एक कॉलोनिकल कंट्री रहा है, उपनिवेशवाद रहा है यहाँ पे ब्रिटिश का, है ना। तो हमें फ्रीडम पाने के लिए, है ना, उस टाइम पर ग्रुप ऑफ पीपल ने एक डिसीजन लिया, एक चॉइस बनाई कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ जो है आंदोलन करेंगे, क्रांति करेंगे, है ना, बाइकॉट करेंगे, बहिष्कार करेंगे उनके रूल्स को, ताकि हमें आज़ादी मिल सके। और उनका ये जो डिसीजन था, ये जो उन्होंने एक चॉइस चुनी थी कि वो सरकार के खिलाफ जाएंगे आज़ादी के लिए, उसका बेनिफिट हमें आज भी है कि आज हम फ्रीडम के साथ अपने देश में रह पा रहे हैं, हमें किसी और देश के व्यक्ति के रूल्स को फॉलो नहीं करना पड़ रहा है। तो ये क्या थी, ये एक स्ट्रॉन्ग रैशनल चॉइस थी जिसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म के लिए हमको मिलता है। वीक रैशनल चॉइस क्या होती है, जहां पर आपको लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा ये नहीं पता, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए तो आपको वो बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। जैसे
एग्जाम्पल के तौर पे दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली में विंटर्स में एक प्रॉब्लम जो है वो कुछ सालों से बहुत ज़्यादा होने लगी है पोल्यूशन को लेकर, है ना। पोल्यूशन को लेके क्या हो गया वहाँ पर विंटर्स में, क्योंकि धुंध बहुत ज़्यादा होती है और फिर वही व्हीकल्स का पोल्यूशन हो जाता है, जिसके कारण सड़क पर चलना जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो मान लो किसी पर्टिकुलर एरिया का कोई एमएलए है, वो रूल बनाता है कि हमारे इस पर्टिकुलर एरिया में क्या है कि पोल्यूशन की प्रॉब्लम के कारण लोगों को बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं, तो इससे बचने के लिए हम 1 हफ्ते के लिए व्हीकल्स जो है हम अपने इस एरिया में नहीं चलाएंगे। तो लोग भी उसका साथ दे देंगे, चलो 1 हफ्ते की बात है, हम लोग मैनेज कर लेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर लेंगे या साइकिल यूज़ कर लेंगे या कुछ अपना अदर अल्टरनेटिव ढूंढ लेंगे 1 हफ्ते के लिए। लेकिन अगर मान लो यही डिसीजन जो उसने लिया कि 1 हफ्ते तक व्हीकल नहीं चलेगी, ये लॉन्ग टर्म के लिए हो जाए कि 3 महीने नहीं चलेगी, 6 महीने नहीं चलेगी, तो ये जो चॉइस है, ये जो क्या कहते हैं डिसीजन लिया गया उस एमएलए द्वारा, वो लोगों को लॉन्ग टर्म में बेनिफिट नहीं देगा। क्योंकि आप 1 दिन एडजस्ट कर लोगे, 2 दिन एडजस्ट कर लोगे, पैदल जाना है ना, साइकिल से जाना, पर जिसे दूर जाना है वो हर रोज नहीं क्या कहते हैं एडजस्ट कर पाएगा, हर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं यूज कर पाता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए वो हमें पसंद नहीं आएगा, वो हमें बेनिफिट नहीं देगा, है ना। तो इस तरीके के जो डिसीजंस या चॉइसेस जो हम बनाते हैं वो होती हैं हमारी वीक रैशनल चॉइसेस। तो आज के लिए हमारा इतना ही टॉपिक था, बाकी आगे की क्लास हम बाद में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर किसी की कोई भी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो दे कैन कमेंट, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।